तो आज हम लोग एंटी साइकोटिक ड्रग्स की बात करेंगे। तो इससे पहले मैंने पार्किंसोनिज्म में आपको एंटी साइकोटिक्स के बारे में थोड़ा सा बताया था, क्यूटियापीन वगैरह, क्लोजापीन वगैरह बताया होगा। और आपको ये भी बताया होगा कि साइकोसिस क्यों होता है, उसमें डेल्यूजन्स आने लगते हैं, डेलीरियम होने लगता है, ठीक है ना। तो और आपका क्या होने लगता है कि जो डोपामीन है आपका ब्रेन में बढ़ जाता है, इसके कारण से साइकोसिस होने लगता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग थोड़ा सा साइकोसिस की और उसकी ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही रखूँगा, ठीक है ना। जितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए उतना ही मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो साइकोसिस होता क्या है। तो इससे साइकाइट्रिक डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। हमारे जान लो साइकाइट्रिक डिसऑर्डर हमेशा दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक साइकोसिस हो सकता है, एक न्यूरोसिस हो सकता है, ठीक है। तो साइकोसिस और न्यूरोसिस में अंतर क्या है, ठीक। साइकोसिस देखो, इनसाइट एब्सेंट। इनसाइट का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को अपनी इलनेस के बारे में पता ही नहीं होता, अपने इलनेस के बारे में वो अवेयर ही नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है कि उस पेशेंट को क्या कहते हैं, इसकी इनसाइट जो है एब्सेंट होती है। और न्यूरोसिस में क्या होता है, इनसाइट जो है प्रेजेंट होता है, मतलब पेशेंट को अपनी इलनेस के बारे में पता है, ठीक। अब साइकोसिस दो तरीके की होती है, एक शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है, एक दूसरा हो सकता है कि अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। तो अगर आपका अफेक्टिव डिसऑर्डर्स ना लिखा हो तो आप मोस्टली अगर साइकोसिस आए तो आप शिज़ोफ्रेनिया मान के ही चलेंगे, ठीक है ना। तो शिज़ोफ्रेनिया हो गया। और इफेक्टिव डिसऑर्डर्स में क्या क्या आ जाएंगे आपके, मेनिया आ जाएगा, और क्या आएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, और क्या आएगा, बाइपोलर डिसऑर्डर। अब बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर वो कंडीशन होती है जिसमें कभी मेनिया कभी डिप्रेशन दोनों देखने को मिल जाए। कभी पेशेंट जो है हाइपर एक्टिव हो जाएगा, कभी एकदम डिप्रेशन में चला जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर। अब न्यूरोसिस की बात करते हैं। तो न्यूरोसिस में कई तरह की बीमारियां आती हैं। आपकी ओसीडी आ जाएगी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिससे बार बार हाथ धोना, किसी तरह की फोबिया हो गई, तो ठीक है ना। फोबिया किसी चीज़ से डर लगना, एंग्जाइटी हो गई, घबराना, बुलेमिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं। हाइपर ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है और लेसर ईटिंग डिसऑर्डर्स, दोनों तरह के हो सकते हैं। और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी हो सकता है, मतलब यहाँ पे कोई ट्रॉमा हो गया तो उसके बाद किसी को स्ट्रेस हो गया, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं अब साइकोसिस या शिज़ोफ्रेनिया के बारे में, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक सीवियर साइकेट्रिक इलनेस है। क्या है ये, सीवियर साइकेट्रिक इलनेस। इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि डोपामिनर्जिक एक्टिविटी जो है इन द लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन वो बढ़ जाती है। क्या होती है, डोपामिनर्जिक एक्टिविटी जो है बढ़ जाती है। आपने कहाँ पढ़ा था इसको, एसएनपीसी वाले में ना। एसएनपीसी सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्क्स कंपैक्टा का डीजनरेशन हो जाता है तो क्या होता है, पार्किंसोनिज्म ही तो होता है, समझ में आया। तो उसी तरह से यहाँ लिम्बिक सिस्टम में अगर डोपामिनर्जिक एक्टिविटी जो है अपनी बढ़ जाए तो क्या होगा, साइकोसिस हो जाएगा। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या, मतलब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन बेसिकली क्या है, सेरोटोनिन है, ठीक है ना। 5 हाइड्रोक्सिन ट्रिप्टामिन जब आप सुन लो हमेशा सेरोटोनिन ही याद रखना, ठीक है ना। अगर इंक्रीज सेरोटोनिन हो जाए या नॉरएड्रेनालिन हो जाए तो इसका दोनों मैकेनिज्म से हो सकता है साइकोसिस, ठीक है ना। सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन से भी ये हो सकता है। अब बात करते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग के बारे में, ठीक है ना। हमने साइकोसिस के बारे में थोड़ा जान लिया, अब एंटी साइकोटिक्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो एंटी साइकोटिक्स को हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी, ठीक है ना। इसकी एफिकेसी जो है सेम होती है, इसकी पोटेंसी, इसकी कितना पोटेंट है उसके हिसाब से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दो तरह के क्या आ जाएंगे, एक टिपिकल हो जाएगा, एक एटिपिकल हो जाएगा। टिपिकल वाली कौन सी दवाइयाँ होती हैं, इनको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं और इनको क्या कहते हैं, न्यूरोलेप्टिक्स। और एटिपिकल सेकंड जनरेशन हो जाएगी। न्यूरोलेप्टिक्स का आप देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। न्यूरोलेप्टिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी, कि जैसे ये D2 रिसेप्टर हो गई, D2 रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया। ये हाई एफिनिटी टू होता है 5-HT2A रिसेप्टर्स का, ठीक है ना। ये भी हाई एफिनिटी होती है इसके लिए, ठीक। न्यूरोलेप्टिक्स की यहाँ पे हाई एफिनिटी होगी, लेकिन ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। अब यहाँ सेकेंड जनरेशन में क्या होता है कि यहाँ दोनों में लो एफिनिटी होती है, कि D2 को के लिए भी लो एफिनिटी और 5HT2A के लिए भी लो एफिनिटी होती है। तो इसमें बेसिकली ये डिफरेंस याद रखना कि यहाँ पे D2 को स्ट्रांगली ब्लॉक करेगा, लेकिन
जो न्यूरोलेप्टिक्स में है इसका हाई एफिनिटी होता है 5-HT2A रिसेप्टर्स के लिए न्यूरोलेप्टिक्स का, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोलेप्टिक्स। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, तो क्लासिफिकेशन इसकी 4 प्रकार से कर सकते हैं। एक फिनोथाइजीन हो गया, एक थायोजेंथीन्स हो गया, एक ब्यूटारोफिनोन्स हो गया, एक मिसलेनियस में आ जाएगा, ठीक है ना। फिनोथाइजीन्स में आपके 4 दवाइयाँ आएंगी। क्लोरप्रोमाजीन हो गया, क्लोरप्रोमाजीन होता है ये वीक होता है, वीक D2 ब्लॉकर होता है, याद रखना। थायोरिडाजोन हो गया, ठीक, क्लोरप्रोमाजोन, थायोफ्रीडाजोन, ट्राईफ्लूरोपेराजीन और फ्लूपेरेनपेराजीन, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग D2 ब्लॉकर। ये दोनों जो होता है वीक D2 ब्लॉकर होता है, ठीक। अब आते हैं ये थायोजेंथीन्स जो होते हैं इसमें आते हैं आपके फ्लूपेंथाइक्सोल और थायोथाइजीन, ठीक। और ब्यूटारोफिनोन्स में आते हैं हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल, ये भी जो होते हैं स्ट्रॉन्ग D2 ब्लॉकर होते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्यों कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग D2 ब्लॉकर और क्यों कह रहा हूँ वीक D2 ब्लॉकर, इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं, ठीक। अब ब्यूटारोफिनोन्स में एक और आता है पेनफ्लूरिडोल, और मिसलेनियस में 3 दवाइयाँ आती हैं, पीमोजाइड, कोक्सापिन और मोलिंडोरोन, ठीक। अब मैं बात करता हूँ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में कौन कौन सी ड्रग आती है, ठीक है ना। तो बात करते हैं अपन, क्लोजापिन आती है इसमें, तो एक आती है रेस्पिरिडोन, ठीक है, एक आती है जिप्रासिडोन, एक आती है सेटिडोल, एक आती है ओलांजापिन, एक आता है इलोपेरिडोन, एक आता है ल्यूसासिडोन, एक आता है जोटेपाइन, क्यूटियापाइन, पेलिलपेरिड्रोन, अरिपिप्राजोल, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये पिप्राजोल है, ठीक है ना। पिप्राजोल कौन सी, देखो एक आप गैस्ट्रिक में पढ़ोगे पिप्राजोल, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक प्रजोल है, लेकिन ये एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। अब देखो इतनी सारी दवाइयों का नाम मैंने बता दिया, क्या कैसे याद होगा, ठीक है ना, कैसे याद होगा, याद तो होता नहीं है। तो एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे पाइन पाइन याद रखना कि पाइन पाइन होता है और डन डन होता है, ठीक है ना। पाइन पाइन डन डन, ठीक, ऐसे ऐसे करके अगर याद कर सकते हो करो, नहीं कर सकते तो भगवान ही मालिक है, ठीक है ना। करना तो पड़ेगा ही भाई, चाहे रो के चाहे हंस के, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट एक्शंस ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। अब इसका एक्शन कैसे होता है, तो एक्शन मैंने बताया था आपको कि ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, और इसके अंदर क्या होता है कि डिफर्स इन देयर पोटेंसी, ये पोटेंसी के आधार पे इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। इसका हाई एफिनिटी होता है 5-HT2A के लिए, ठीक है ना। 5-HT क्या है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, मैंने आपको बताया है, सेरोटोनिन इसको कहते हैं। और अगर सेरोटोनिन और नॉन एड्रेनलिन का भी लेवल इंक्रीज है तब भी क्या होगा, साइकोसिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी पोटेंसी पे हम लोग इसको 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं, एक लो पोटेंसी ड्रग, एक हाई पोटेंसी ड्रग, ठीक है ना। अब लो पोटेंसी में क्या क्या आएगी, क्लोप्रोमाजीन, मैंने आपको बताया था क्लोप्रोमाजीन आती है, ये हाईली सेडेटिव होती है, ये सारी ड्रग ये हाईली सेडेटिव होती है। और क्या होती है, ये एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट भी कॉज करती है। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट क्या होंगे आपके, ड्राई माउथ हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है किसी बंदे को, ठीक है ना। ये अल्फा 1 ब्लॉकर भी होती है, ये भी याद रखना। अल्फा 1 ब्लॉकर है तो क्या होगा, अल्फा 1 क्या करवाता था, बेसिकली क्या कराता, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब ये क्या कराएगा, वेजो डायलेशन तक क्या होगा, क्या होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। और सेडेटिव होती है क्योंकि H1 ब्लॉकर होती है, ठीक है ना। और ये क्या होती है कि जो इसकी एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट है ये मैक्सिमम किसके साथ होती है, क्लोरप्रोमाजीन के साथ। क्लोरप्रोमाजीन में हमने कहाँ पढ़ा था, किसमें, फिनोथायाजीन्स में, ठीक है ना। फिनोथायाजीन्स किसमें था, टिपिकल वाले में। टिपिकल वाले का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 5-HT D2 ब्लॉकर और हाई एफिनिटी टू 5-HT2A, ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। अब बात करते हैं हाई पोटेंसी के बारे में। हाई पोटेंसी, अब देखो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि ये लीस्ट सेडेटिव होती है, ये सेडेटिव ज़्यादा नहीं होती। अब ये क्या करवाती है, मोस्टली लाइकली टू कॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। अब देखो क्या है, ये क्या है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम क्या है। अब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हम जिसे जानते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या कंट्रोल करता था, पिरामिडल ट्रैक्ट उसी कहते हैं ना। पिरामिडल ट्रैक्ट किसको कहते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हमारा क्या करता था, वॉलेंटरी मूवमेंट्स कंट्रोल करता था। अब एक्स्ट्रा पिरामिडल जो सिम्टम्स होते हैं हमारे, ठीक है ना,
वो क्या क्या होता है, डिस्टोनिया हो सकता है, किसी बंदे को डिस्टोनिया हो जाए, ठीक है, एक एनीस्थीसिया हो जाए, मतलब कि जो एंग्जाइटी में जो इधर उधर रैंडमली वॉक करने लगता है, ठीक है, इस तरह की कुछ बीमारियां हो जाएं, जैसे टार्डिव हो गया, टार्डिव पार्किंसोनिज्म हो गया, ठीक है, न्यूरोलेप्टिक मैनिफेस्टेशंस कुछ आने लगे उसको, और क्या हो जाए, ठीक है ना, तो यही सब मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक अरे ये आने लगे, ठीक। तो इसी तरीके से कुछ कुछ होते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, ठीक है ना। तो इतना देख लेना, इसको एक बार देख लेना, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कहीं अपने केडीटी दिया होगा तो पढ़ लेना उसको, ज़्यादा जरूरी था नहीं इसलिए मैंने नहीं बताया उतना, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं कि मैक्सिमम ये किसके साथ होता है। एक मैक्सिमम होता है हेलोपेरिडोल के साथ, और मिनिमम किसके होता है, थियोडाजीन के साथ, थियोरिडाजीन के साथ, ठीक है ना। ये थियोडाजीन नहीं है, थियोरिडाजीन है, याद रखना, थियोरिडाजीन, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट कि ये वेरी लो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स कॉज करता है। इसके जो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट हैं ये बहुत ही कम है, ठीक है ना। और इसके क्या होता है कि वेरी लो सीजर पोटेंशियल, इसका जो सीजर पोटेंशियल होता है बहुत ही कम होता है, इसीलिए ये एपिलेप्सी मतलब कि प्रेसिपिटेट करा सकता है, कन्वल्जन्स इन एपिलेप्टिक पेशेंट करवा सकता है, ठीक है ना। ये और क्या करवा सकता है, ये पोटेंट एंटीएमेटिक्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इसमें थियोरिडाजीन एक एक्सेप्शन है एंटीएमेटिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसका मैक्सिमम एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट किसके साथ होगा, थियोरिडाजीन के साथ होगा। किसके साथ होगा, थियोरिडाजीन के साथ मैक्सिमम एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन न्यूरोलेप्टिक्स के ही बारे में बात करेंगे, इसकी थोड़ी सी एडवर्स इफेक्ट्स थोड़ा सा और देख लें। एडवर्स इफेक्ट्स में क्या होगा कि अगर ये जो है अगर D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो D2 रिसेप्टर्स क्या होता है, बेसिकली डोपामीन होता है, और डोपामीन क्या कराता है, ये प्रोलैक्टिन के लेवल को कम कराता है। अब अगर D2 रिसेप्टर ब्लॉक हो गए, डोपामीन का लेवल कम हो गया, डोपामीन रिसेप्टर को D2 रिसेप्टर पे डोपामीन नहीं आ रहा है तो ये काम नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन जो है इंक्रीज कर जाएगा, और ये क्या करेगा, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया कॉज कर देगा। इसी को क्या कहते हैं, गैलेक्टोरिया। अब ये गैलेक्टोरिया अगर, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ मिल्क हो जाएगा, ठीक है ना, इंक्रीज सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क हो जाएगा, तो इसी के लिए गैलेक्टोरिया हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे FSH एंड LH के कारण एक चीज़ होती है, इसी कहते हैं एमेनोरिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्शंस ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। अब एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कैसे अपने एक्शन दिखाते हैं, ये बेसिकली D2 रिसेप्टर को जो है ब्लॉक नहीं करते हैं उतना, मतलब कि लो एफिकेसी, लो एफिनिटी होता है इसका, उतना क्लियर मैकेनिज्म अभी भी जो है नहीं है, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि एंटागोनिस्टिक एक्शन एट 5-HT2A रिसेप्टर। ये एंटागोनिस्टिक मेनली ये 5-HT2A रिसेप्टर पे काम करता है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है, ठीक है ना। और मे नॉट पोजेस D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी, ठीक। अगर ये D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी नहीं देगा, अगर D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी नहीं देगा, खुद सोचो, तो यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स तो नहीं होंगे। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या क्या है, डिस्टोनिया, एकैंथेसिया, टार्डिव पार्किंसोनिज्म, ठीक है ना, टार्डिव पार्किंसोनिज्म होता है, टार्डिव पार्किंसोनिज्म या साइकोसिस ऐसा कुछ होता है, देख लेना, ठीक है ना। उसमें जो है माउथ का थोड़ा सा मूवमेंट, अननॉर्मल मूवमेंट्स होने लगते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो इस तरह से एक्स्ट्रा पिरामिडल कुछ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में कौन कौन से, मतलब कि जो ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कौन कौन से नहीं मतलब कि करा सकते हैं, ये एक्सेप्ट में आता है जिप्रासिडोन और एरिपिप्राजोल। ये जिप्रासिडोन और एरिपिप्राजोल है, ये सब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स करा सकते हैं, ठीक है ना। एक इसमें रेस्पेरिडोन भी आता है, ठीक है, उसको भी देख लेना। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, इसमें क्या होता है कि लाइफोडिस्ट्रॉफी सिंड्रोम हो जाता है, और लाइफोडिस्ट्रॉफी सिंड्रोम हो गया तो इसके कारण से कुछ चीज़ें आती हैं, क्या क्या होती है वो, एक वेट गेन हो जाएगा, हाई ग्लूकोज हाई लिपिड और इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा, और वेट गेन भी हो जाएगा, ठीक है ना, लाइफोडिस्ट्रॉफी सिंड्रोम होने लगता है, ठीक। तो इतनी बात बेसिकली बहुत ही छोटे में हमने इस चीज़ को कवर किया, ठीक है ना।
और अगर कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना, अगर चाहो तो इसको और अच्छे से और डिटेल में डिस्कस करें, लेकिन देखो जितना इंपॉर्टेंट उतना ही पढ़ो एग्जाम के लिए, उतना ही बेटर है, ठीक है ना। कम से कम पढ़ो और नंबर उतना खींचो, पास हो जाओ एटलीस्ट, ठीक है ना। और बाकी अपना टाइम किस पे देना है, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन पे, ठीक है। चलो बाय।